हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज 21 मार्च है और आप लोग तो तैयारी होंगे मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आपको बोला गया था कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले 8 9 से 10 दिन। उसके बाद में जब ये केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस की, है ना। थोड़े थोड़े जैसे 30 मिनट्स की वीडियो या 35 मिनट्स की वीडियोस मैं आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर उसके सॉल्यूशन नेक्स्ट डे देख लेंगे, जैसा भी होगा मैनेज करेंगे। और इसके साथ साथ अपन बायो की थ्योरी क्लासेस लिया करेंगे, है ना। तो अभी केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ। अब ये वीडियो चाहे 1 आवर की हो या 2 आवर की हो, आपको ये कंप्लीट देखनी है ताकि आपको ये लगे कि चलो एक टॉपिक फिनिश हो गया। ऐसे ही करके 9 से 10 वीडियोस आएंगी अकॉर्डिंग टू टॉपिक। टॉपिक कितने हैं, 9 टॉपिक हैं या 10 टॉपिक है। और वीडियो चाहिए कितनी भी लंबी हो, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, मैं अपना 100% देने का ट्राई करूँगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। जो चीज़ समझाने लायक होगी वो चीज़, और बाकी जो रीड करके आपको बताने लायक होगी या इंपॉर्टेंट होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अब फटाफट ये टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। आई थिंक लगना चाहिए 1 1 आवर या फिर लग सकता है थोड़ा ज़्यादा भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है, और हाँ, ये वीडियो लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये जो पहला टॉपिक है ये थोड़ा मेजर दे रखा है, मतलब काफ़ी सारा दे रखा है इस वाले टॉपिक में। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड स्टेट हुआ या फिर हाइड्रोकार्बन हुआ या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, है ना, तो वो वाले टॉपिक्स में क्या कंटेंट कम है, तो वो वीडियोस आपको कम टाइम की मिलेंगी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो टॉलरेट करना मेरी आवाज़ को, और अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। मैं आपको यही बोलूँगी, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बट आप प्लीज़ अगर बुक से पढ़ना पसंद करते हो तो आप ये वाली बुक ज़रूर खरीद लेना। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, लेब असिस्टेंट वाली, ठीक है। इसकी लैंग्वेज मुझे काफ़ी ठीक लगी हद तक। और ऐसा होता है ना कि अपन बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है, थोड़े बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो फिर ऐसा लगता है यार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आप वीडियोज़ देखो, आप बुक से भी पढ़ सकते हो उसके बाद में, या फिर आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको बुक नहीं खरीदनी कोई बात नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपने हैंड रिटन नोट से नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया बट लिखा कुछ भी नहीं है, मैटर कुछ भी नहीं है, तो एंड में आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ का। तो अगर रिवीजन प्रॉपरली करना है तो प्रॉपर वे में लिखना भी पड़ेगा ना। बस बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, चलो अब तो टॉपिक स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो पहला टॉपिक है आवर्त सारणी में परमाणु गुणधर्म, है ना, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दे देखा है, वही देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहलाती है ना। इसको केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। अब रसायन का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, तो रसायन का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यह उर्वरकों, कीटनाशक, औषधियों, साबुन, अपमार्जकों, टूथपेस्ट आदि सभी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। देखो, कीटनाशक हो गया, इनका यूज़ खेतों में किया जाता है, उर्वरकों का यूज़ खेतों में किया जाता है। जिनके जो भी गाँव से बिलोंग करती हैं, जो शहर से भी बिलोंग करते हैं, सबको पता होता है कि फसलें क्या होती है, खेत क्या होता है ना। सबने देखा होगा, सबको हरियाली बहुत पसंद होती है। तो वहाँ पे जो फसल के लिए उनको कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का यूज़ किया जाता है, और भूमि को अच्छे से उपजाऊ बनाए रखने के लिए उर्वरकों का यूज़ लिया जाता है। तो वो कई से बने होते हैं, वो भी एक प्रकार के केमिकल्स ही होते हैं ना। तो इसी वजह से बोला गया है कि दैनिक जीवन में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप साबुन वगैरह तो सब जानते ही हो, अब मार्चिक अपनी सर्फ वगैरह हो गई, टूथपेस्ट तो भाई इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं होती दिन की, है ना। तो आदि सभी के निर्माण में केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो केमिकल्स देख लो अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए सिस्प्लेटिन कैंसर रोधी यौगिक है, तथा AZT का प्रयोग एड्स के उपचार में किया जाता है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कैंसर रोधी है यौगिक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो सिस्प्लेटिन का यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे सिस्प्लेटिन होता है ना, वैसे ही ट्रांसप्लेटिन भी होता है, बट इसमें यूज़ किसका किया जा रहा है, सिस्प्लेटिन का यूज़ करते हैं, ना कि ट्रांसप्लेटिन का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये मानव की दैनिक आवश्यकता जैसे कपड़े, भोज्य पदार्थ आदि की पूर्ति करने में भी सहायक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम
बच्चों ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, है ना। तो रासायनिक संयोजन के नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोसिए ने दिया था। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये नियम किसने दिया था, बट फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, उसके अंदर पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है ना, मतलब जितना अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में भी रहता है, चेंज नहीं होता है। बट जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह की, तो वो क्या होते हैं ना, रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है ना वो अपरिवर्तित रहे, वो चेंज भी हो सकता है, ये बोला गया है इसमें। स्थिर अनुपात का नियम, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि संरक्षित रहता है। बाकी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है वो अपवाद के रूप में है। आप ऐसे याद कर लो, आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो बहुत जल्दी याद होते हैं ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट, इसका प्रतिपादन प्रुस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी भी प्रक्रिया से बनाए गए या प्राप्त किए गए यौगिक सदैव निश्चित तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। इसके अंदर निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब जाके कोई पदार्थ मिलता है, कोई तत्व मिलता है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी ये लिया मिक्स कर दिया, लो हो गई रिएक्शन, बन गया प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर होते हैं विधि के अंदर। जैसे CO2 बनाने के लिए क्या होता है ना कि कार्बन तथा ऑक्सीजन का सदैव 3:8 के रूप में ही यूज़ में लेते हैं, तभी जाके CO2 बनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने मन मर्जी कुछ भी उठाया और आपने ओले बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं होता। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम को डाल्टन ने दिया था। इसके अनुसार जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होता है। इसमें यही बोला है कि निश्चित मात्राओं में पदार्थ मिलके नए प्रोडक्ट, मतलब वही यौगिक बन रहा है। और इसमें क्या होता है ना, सरल या गुणित अनुपात में मिलते हैं ये। व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। तो इसको क्या है कि इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है वह उन मात्राओं के समान होगी या उनकी गुणित होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2S और H2O दे रखा है ना, H2 और H2S, ये क्या होता है, ये SO2 के साथ में संयोग करेंगे। और जैसे CO2 CH2 हो गया, ये SO2 के साथ में, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ ना बेसिकली कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, मतलब मान लो H2S की कोई अलग मात्रा है, H2O की अलग मात्रा, किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा, मतलब SO2 की एक फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है आपको, उसके साथ में कंबाइंड करती है तो ये उन मात्राओं के समान होगी जो इनकी गुणित है। मतलब जैसे H2S की जो भी हुआ या H2O की जो भी हुआ या SO2 की जो भी हो, तो जो तत्व बने ना उनकी जो मात्राएं हैं वो इनकी गुणित अवस्थाओं में होगी। आपको ये नहीं पूछा जा रहा, बेसिकली जो लिखा है मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। बाकी आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो अंडरलाइन की हुई है ना वो आपको पक्का पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको ध्यान भी रखनी है। गेलुसिक लो, इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। बस शर्त यही है कि गैस जो है वो समान ताप एवं दाब की स्थिति में हो, है ना। तो जैसे H2 + Cl2 मिलके 2HCl बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ले रखा है, एक आयतन, है ना, और Cl2 भी एक आयतन में ले रखा है। तो ये मिलेंगे, ये दोनों एक एक मिलके दो आयतन ही तो बनाएंगे ना, तो 2HCl ऐसे बोल रखा है कि गुणित ही बनाते हैं ना। बाकी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है ना। और परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होते हैं। आपसे कोई पूछे परमाणु कैसे होते हैं तो अविभाज्य होते हैं, आप ध्यान रखना। और आपको लग रहा होगा ये इतना ईजी सवाल कैसे आ सकता है, तो बेटा स्टेटमेंट में तो आ सकता है ना, आजकल स्टेटमेंट वाइज सवाल हर पेपर में बन रहे हैं। तो इस 4 स्टेटमेंट दे दिया, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ABC करेक्ट है या BC करेक्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, है ना। तो कह रही हूँ ध्यान रखना है, तो सच में ध्यान रखना है। और एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं तथा इनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान
तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मान लो सेम तत्व है तो उसके जो परमाणु का आकार है, द्रव्यमान है, या उनके जो गुण है ना वो सेम होते हैं, बट अगर अलग अलग तत्व ले लिए तो फिर काम नहीं चलेगा। फिर उनके जो परमाणु का आकार हो गया, उनके परमाणुओं का द्रव्यमान हो गया, या फिर गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए, तो उनमें भी अलग अलग हो जाते हैं। दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु, जो अब अणु कहलाते हैं, बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु है वो जब मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट वो ना तो टूटते हैं ना ही बनते हैं। वो जितने होते हैं ना बेसिकली उतने ही रहते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जिस जो लाइन मैंने अभी आपको बोली थी वो इसमें लिखी हुई है कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव्य, ये द्रव्य वो द्रव अवस्था वाला द्रव नहीं है ना, ये द्रव्य इसका मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ वस्तु या अन्य जो स्थान घेरता हो, जो थोड़ी जगह घेरता हो तथा जिसका द्रव्यमान होता है ना, वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य तीन भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव अथवा गैस में उपस्थित हो सकता है ना। रासायनिक संगठन के अनुसार द्रव्य के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन प्रकार के हैं। अपन को ये देखना है तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं तत्व। तत्व वह पदार्थ है जो किसी भी तरह से दो या अधिक भिन्न सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता तथा जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। मतलब आप तत्व इतना छोटा पदार्थ है, इतना सरल पदार्थ है कि आप इसको विभक्त करके कुछ और नहीं बना सकते। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका और टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। और ये क्या है ना, एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं इसमें। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में O2 हो गया, O2 में दो ऑक्सीजन सेम है ना, ऐसे नाइट्रोजन में N2 हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये तत्व कहेंगे। यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ये दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं निश्चित अनुपात में, आप याद रखना निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो बनेगा ना वो यौगिक होता है। बट अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिले तो फिर वो मिश्रण हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये समांगी होते हैं तथा इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अवयवी मूल तत्वों में पुनः पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब ये समांगी होते हैं, एक बार जब बन गए ना तो इनको तो ये जिनसे बने हैं उनको वापस से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे H2 है तो H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। बट एक बार पानी बन गया ना तो बन गया, पानी से वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। मतलब जिन मूल अवयवों से मिलकर बना है ना वो वापस से नहीं बना सकते। मिश्रण, ये वे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के किसी अनुपात में मिलने से प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, जैसे कि हवा। मैंने बताया था ना अनिश्चित अनुपात में मिल गए तो मतलब किसी भी अनुपात में मिला दो तो यौगिक प्राप्त हो जाते हैं और ये आपस में क्रियाएं नहीं करते। जैसे हवा है, आपको भी पता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। परमाणु तथा अणु, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो परमाणु जो होता है किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है ना सबसे छोटा, वही परमाणु होता है। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अक्रिय गैसें जो होती है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं बिकॉज इनका क्या है ना कि आपने सुना होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूर्ण पूरित होता है, मतलब फुलफिल्ड होता है ना। और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो मोर स्टेबल होते हैं। इसी वजह से इनके जो परमाणु है वो आराम से स्वतंत्र रह सकते हैं जबकि अन्य तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 माइक्रो तथा परमाणु त्रिज्या लगभग 0.931 एंगस्ट्रॉम होती है। अणु, एक अणु तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह होता है। द्रव्याणु या यौगिक का वह लघुत्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब हमने देखा था कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बट जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये सबसे छोटा कण ऐसा है कि जो मतलब छोटा कण तो परमाणु ही है, पर ये ऐसा छोटा कण है कि जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है ना। दो बातें अलग अलग है तथा जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। सामान्यतः अणुओं का जो व्यास होता है वो 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा इनका जो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए अणु भार तो वो 2 से 1000 के मध्य होता है।
बाकी इसमें परमाणु भार, अणु भार तथा तुल्यांकी भार देखना है। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है? डाल्टन परमाणु सिद्धांत की प्रमुख संकल्पना आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान अथवा आपेक्षिक परमाणु भार है। इसमें क्या होता है ना, एक निश्चित मानक के संदर्भ में किसी परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, इन्होंने कार्बन 12 लिया है, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 का आइसोटॉप लिया है, उसके रेस्पेक्ट में किसी और का द्रव्यमान निकाला है ना। यही लिखा हुआ है कि इसमें एक निश्चित मानक के संदर्भ में किसी परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। मतलब कोई एक निश्चित मानक होता है, मानक मीन्स स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा, अगर आपने लैब में काम किया है, प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं, फिर टाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद में अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो जो स्टैंडर्ड होता है ना, मानक, अपन को पता होता है कि इसका क्या मतलब, ये कितने मोल का बना हुआ है या क्या, कितने इसकी नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आप इतना सा ध्यान रखो कि एक निश्चित मानक के संदर्भ में, मतलब एक निश्चित कोई भी स्टैंडर्ड लेंगे, उसके संदर्भ में, उसके रेस्पेक्ट में किसी और परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करना ही परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे यहाँ पे है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, किसी का निकालना है तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान लिखते हैं, और 1/12 इंटू एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है ना। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वो लिखा जाता है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार कौन की इकाई क्या है, तो एएमयू होती है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और एक परमाणु में द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 आइसोटॉप के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। ठीक है, तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की वैल्यू पूछा आपसे, तो कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 -24 ग्राम। ठीक है, ये इन्होंने कैलकुलेट करके निकाली। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एएमयू का कितना, मतलब एक एएमयू के बराबर कितना होता है, वैल्यू पूछी जा सकती है। तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, सॉरी। बाकी औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जो अब देखो अधिकांश तत्वों के क्या समस्थानिक होते हैं। जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, या हाइड्रोजन हो गए, ड्यूटेरियम हो गए, ट्राइटेरियम हो गए, आपने इन सबके नाम सुने होंगे, है ना। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो अब बहुत सारे आइसोटॉप्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, सबका वेट लेके उनका औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज आता है ना, उसी को एवरेज परमाणु द्रव्यमान कहते हैं ना। इनका परमाणु भार वास्तव में उनके प्रकृति में उपस्थित सभी समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है। इसे औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक तत्व के दो समस्थानिक लिए गए हैं और उनके द्रव्यमान ए और बी दे रखे हैं, और प्रकृति में किस अनुपात में मिलते हैं वो बता रखा है। तो जिस अनुपात में मिलते हैं उससे इसके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया है ना, ताकि इसका औसत द्रव्यमान निकाल सकें। अब मैं समझाती हूँ। जैसे कि देखो, एक तत्व के दो समस्थानिक बोला है ना, तो मान लो कोई भी तत्व, मान लो, चलो हम कार्बन ही ले लेते हैं। तो कार्बन के क्या है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 13 भी होता है ना। तो कार्बन 12 और कार्बन 13 के दो समस्थानिक हो गए। अब जो कार्बन 13 होता है ना, ये नेचर के अंदर बहुत कम इसकी अबंडेंस होती है, मतलब बहुत कम मिलता है। जबकि कार्बन 12 जो होता है वो काफ़ी सारा देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बन 12 जो होता है बहुत स्टैंडर्ड होता है। अगर आपने कार्बन 13 NMR पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हमने उसमें ये चीज़ बताते हैं कि जो कार्बन 12 आइसोटॉप होता है वो स्टेबल नहीं होता, जबकि कार्बन 13 जो होता है वो स्टेबल होता है। और आप जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस देखते हो ना, CH2 हो गया, CH3 हो गया, या जो भी, तो वहाँ पे जो कार्बन का यूज़ होता है वो कार्बन 13 वाला ही होता है बेसिकली, क्योंकि यही स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बता दी कि इनकी अबंडेंस जो होती है नेचर के अंदर, जैसे कार्बन 13 की कम होती है और कार्बन 12 की ज़्यादा होती है। जो कार्बन 12 की होती है उससे इसके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर दिया, और कार्बन 13 की अबंडेंस से इसके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका परमाणविक द्रव्यमान, मतलब औसत परमाणविक द्रव्यमान आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वापस से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ। बाकी अणुभार क्या होता है, यह किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु का कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 की तुलना में सापेक्ष भार है। इसके अंदर क्या है, पदार्थ के एक अणु का भार डिवाइड बाई 1/12 का रखा है। और अपन ने जैसे कि ऊपर देखा था, एक सेकेंड, इसके अंदर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया था, है ना।
जब हमने आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकाला था। बट अणुभार में क्या करते हैं, पदार्थ के एक अणु का भार लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। वहाँ पे परमाणु का भार लिया जाता है और यहाँ पे अणु का भार लिया जाता है। किसी पदार्थ का अणुभार जो होता है वो योगात्मक गुणधर्म रखता है। योगात्मक का मीन्स ये होता है कि उनका जोड़ होगा, जैसे कि पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ने पर उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात होता है ना। जैसे H2SO4 का अणुभार हो गया तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कर दिया। इसके बाद में इसको योगात्मक गुणधर्म है इसलिए ये जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो +32। सल्फर के लिए जो सल्फर का अणुभार होता है वो 32 होता है। ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 4 के लिए कितना हो गया, 4 × 16 है ना। तो ये सब मल्टीप्लाई करके या जोड़ के तो 98 मिल गया है ना। तो H2SO4 का अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो वो होता है 98। ये हमने कैसे निकाला, तो ये योगात्मक गुणधर्म से निकाला है। जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम अणुभार कहते हैं ना। तुल्यांकी अणुभार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त होता है या विस्थापित होता है। अब देखो ये इसमें दे रखा है ना कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1.008 होता है, ऑक्सीजन का 8 मतलब द्रव्यमान भाग 8 बता रखा है, क्लोरीन का 35.5 बता रखा है। तो इससे विस्थापित होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी तत्व है अगर उसका तुल्यांकी भार दे रखा है तो उसके द्रव्यमान भागों से उसको विस्थापित किया जा सकता है। जैसे कि यदि किसी तत्व का तुल्यांकी भार ग्रामों में प्रकट किया जाए तो उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं तथा ग्राम तुल्यांक कहते हैं। जैसे तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैंने जो भी रामायण गई तुल्यांकी भार के बारे में, भाड़ में जाने दो उसे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज़ याद ही रखना है। और वैसे भी ये जो लाइन लिखी हुई है बहुत टिपिकल लिखी हुई है, आपको ये पल्ले भी नहीं पढ़ने वाली। जब मेरे को भी 2 बार पढ़ने के बाद पल्ले पड़ी है ना, तो जाने दो, एक सेकेंड, तो जाने दो इन लाइनों को। आप तो ये ध्यान रखो ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है। तो परमाणु भार या अणु भार डिवाइड बाय n, यहाँ पे n जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, n की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, ये बहुत ध्यान से समझना। ओके, तो n का मान जो होता है अम्लों के लिए क्षारकता होता है ना। अगर अपन को अम्लों के लिए जो अम्ल होता है एसिड के लिए अगर n की वैल्यू निकालनी होती है तो वो अपन क्षारकता देखते हैं। और कैसे पता चलता है वो मैं बताती हूँ। ये अपन को ये बताता है कि एसिड के अंदर कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो प्रतिस्थापित, मतलब जिनको अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिनको अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे HCl है, HCl एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस है एक ही हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। H2C2O4 में 2 है तो 2 हो जाएगी। H3PO3 के अंदर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे गलती से 2 टाइप, अरे नहीं, H3PO3 के आप गूगल पे सर्च करना। आप जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो H3PO4 में PO3 के अंदर क्या है ना कि 2 ही OH मिलेंगे। तो 2 OH मिलेंगे, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हो सकते हैं, 2 ही रिप्लेस हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो OH होता है ना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है ना। जैसे कि आपको मैं समझा ही देती हूँ, ये O है, यहाँ पे H है ना, O3। तो देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे O के क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपको पता है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ से ईजिली बाहर चला जाता है ना, क्योंकि इसके ये निकल गया कि ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो जब बॉन्ड ही इतना वीक हो गया तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होता है ना,
इन्हीं को ही काउंट करना है कि कितने प्रतिस्थापित हो सकते हैं, कितने को बाहर किया जा सकता है। तो H3PO3 की आप स्ट्रक्चर देखना, मेरे कहने पे देखना, और H3PO4 की भी देखना, आपको पता चलेगा। H3PO3 के अंदर 2 OH होते हैं, तो वहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इसलिए उसके लिए N की वैल्यू 2 होगी। जबकि H3PO3 में 3 OH मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिमूवेबल होंगे, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं इनको अपन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये वाली चीज़, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ये चीज़ नहीं पता होगी OH वाली, तो आप ये गलत कर दोगे। जल्दी से देखोगे H3PO3, अरे 3 निकलने वाला है और 3 कर दोगे N की वैल्यू, है ना, इसी वजह से। बाकी क्षारों के लिए N अम्लता का द्योतक है, तो उसमें विद्यमान आयनन योग्य OH माइनस को बताते हैं। अब जैसे हमने एसिड में हाइड्रोजन देखे, वैसे ही यहाँ पे OH देखने वाले हैं। तो NaOH में 1, MgOH का होल थ्राइस में 2 और AlOH का होल थ्राइस में 3, ठीक है। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे थे, वैसे यहाँ पे OH देखने हैं। लवण में क्या होता है, मतलब सॉल्ट, जब एसिड मतलब एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं आपस में, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो उसी सॉल्ट के बारे में बताया गया कि सॉल्ट में N की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, अपन आयन पर धनावेश या ऋणावेश देखते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे Na2CO3 है, तो 2Na प्लस है प्लस CO3 2 माइनस है। अब या तो आप Na पे चार्ज देख लो या फिर CO3 पे चार्ज देख लो। यहाँ पे ये इससे कोई लेना देना नहीं होता कि चार्ज प्लस में है या माइनस में है, आपको संख्या से मतलब होता है। तो यहाँ पे जो 2Na है, एक Na पे प्लस है, तो 2Na पे कितना हुआ, 2 हुआ ना। जैसे CO3 2 माइनस है, या फिर CO3 का देख लो तो 2, या तो आप इस पे देख लो चार्ज या इस पे देख लो, एक पर ही देखना है। ऐसा नहीं कि दोनों पर देख लिए कि नहीं मैम N बराबर तो 4 हो गया, 2 Na के 2 इसके, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक ही का ही देखना है, या तो केटाइन का देख लो या एनायन का देख लो। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटाइन बोला जाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं, ओके। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया में N का मान ऑक्सीकरण अंक के मान में परिवर्तन से निर्धारित किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है ना, अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ चलता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण में आपको पता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है ना, और अपचयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, क्योंकि अपचयन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो अब यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन टू गिव Mn2 प्लस प्लस 4H2। तो यहाँ पे N की वैल्यू 5 इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे जो MnO4 माइनस है, यहाँ पे ये Mn कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपन ये फाइंड आउट करते हैं। तो Mn को अपन ने X ले लिया, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, तो 4 है, तो 4 पे कितना हुआ, है ना, बताओ आप लोग बताओ, 8 हो गया, पर माइनस में हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे एक माइनस में ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये -8 है, अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -8 उस तरफ गया तो +8 हो जाएगा। +8 में से अगर एक माइनस का निकल गया तो +7 बच गया, है ना। और यहाँ पे अपन को Mn कितने में बता रखे कि Mn कितने में आया, तो Mn आया +2 में। तो देख लो कितना डिफरेंस आया 7 और 2 के बीच में, 7 में से 2 गए तो 5 बचता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे N की वैल्यू 5 ली गई है। अब समझ में आया ये N की वैल्यू 5 कैसे लिया, या ऑक्सीकरण जो संख्या है वो उसमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। तो मेरे को आपको यही चीज़ बतानी थी। बाकी मोल अवधारणा देखते हैं। मोल अवधारणा में क्या होता है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उसके उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ये बहुत ही मतलब कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। बच्चों को लाइन ही समझ में नहीं आती कि आखिरकार कहना क्या चाहता है। कोई बात नहीं, आप ये देखो कि क्या समझा रही हूँ मैं। अब देखो ग्राम परमाणु भार है ना, तो इसके अंदर क्या होता है ना, ग्राम परमाणु भार बराबर 1 मोल होता है। अब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसे आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। आपको आई थिंक ये चीज़ पता भी होगी। और ग्राम अणुभार की बात करते हैं तो इसके अंदर इतने ही अणु हो जाते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ग्राम परमाणु भार की बात होगी तो यहाँ पर परमाणुओं की बात होती है ना, और जबकि अणु भार की बात होती है तो यहाँ पर अणुओं की बात होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसा सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने देखा है एक एग्ज़ाम में।
तो ग्राम अणुभार में क्या होता है ना कि अगर आपसे पूछे कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु मिलकर कितना वॉल्यूम कवर करेंगे, तो वो होता है 22.4 लीटर। आपसे इसे पूछा जा सकता है कोई गैस है, उसका एक मोल कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो 22.4 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी गैसीय अवस्था में सामान्य ताप तथा दाब मतलब एसटीपी पर टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। टी बराबर 273 केल्विन इसलिए क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है ना। और आप ध्यान रखना मोस्टली टेम्परेचर को केमिस्ट्री में जहाँ पे भी यूज़ होता है तो वो केल्विन में ही कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, मान लो जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और इसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो जो भी आता है वो फिर केल्विन में निकल के आता है। ठीक है, परमाणु तथा अणु के भार को एएमयू या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि एक मोल के भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब एक मोल के द्रव्यमान को अगर ग्राम में व्यक्त कर दे तो उसको मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। प्रतिशत संगठन अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र है ना। प्रतिशत संगठन क्या होता है, तो जैसे देखो अब यहाँ पे जैसे C6H12O6 है ना, इसमें अगर कार्बन की परसेंटेज पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे, वो चीज़ बता रखिए। तो क्या होता है ना, तत्व के एक मोल का यौगिक में भार कितना है वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 72 कैसे आया होगा, सोचो देखो थोड़ा सा। एक कार्बन के लिए 12 होता है ना, तो 12 इंटू 6 करना। एक कार्बन के लिए 12 होता है तो 12 इंटू 6 करो, आ गया ना 72। इस हिसाब से 72 आया है। और एक मोल यौगिक का भार 180 कैसे आया होगा, जैसे अपन ने C6 के लिए निकाला है वैसे 72। उसके बाद में हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो 12 ऐड हो जाएंगे प्लस 12। और ऑक्सीजन 6 है तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया बताओ। 60 इंटू 6 कर ही लेते हैं ना, 96 है ना। तो अब 96 को और 12 को और 72 को जोड़ दो तो 0 अरे यार आ गए ना 180 है ना। तो इस तरह से ये 180 आया है यहाँ पे। अब आपको पता चला यहाँ पे ये 72 और 180 कैसे आया है। आप अगर बुक से पढ़ते और आपको समझ नहीं आता तो फिर आप सोचते कि यार आ गया होगा कहीं ना कहीं से, है ना। बस यही फ़ायदा है कि मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, तो पढ़ लो। आपका क्या जा रहा है, अब इंटू 100 कर दिया है ना, तो इसका 40% है। अब आपसे कोई पूछे जैसे यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, ऐसे आपको कोई सा भी फॉर्मूला दे के पूछ लेंगे भाई इसमें कार्बन परसेंट कितना है, या हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, या ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, तो जो पूछा है ना उसका ऊपर लिखना है अणु, जो अपन ने भार अभी जैसे अणुभार देखा था वैसे, और बाकी टोटल का कितना बैठ रहा है वो अपन नीचे लिख के डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जितना भी आएगा ना वो उतना उसका परसेंट हो जाएगा। यदि यौगिक में ऑक्सीजन भी उपस्थित है तब सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा आपस में जोड़कर 100 में से घटा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाती है। अब मूलानुपाती सूत्र, इसमें आप चीज़ यही ध्यान रखना कि एक यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान कैसे फाइंड किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वाली मूलानुपाती सूत्र वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को अर्थात परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मतलब ये बताता है कि किसी यौगिक के अंदर कितने कितने परमाणु हैं। जैसे ये 6H12O6 ही हो गया, इसमें बता रखा है ना कि 6 परमाणु कार्बन के, 12 परमाणु हाइड्रोजन के, 6 परमाणु ऑक्सीजन के, तो मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या होता है, किसी पदार्थ का अणुसूत्र वह सूत्र है जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है।
वास्तविक संख्या, रियल। तो फिर ऐसे तो मूलानुपाती और अणुसूत्र में फ़र्क ही क्या हुआ? अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अच्छा अच्छा, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताता है ना। जैसे कि कोई भी आपने फॉर्मूला देखा होगा C2H4, है ना, या फिर O2 ऐसे करके। तो अब आपको ये थोड़ी पता है कि, आपको यही तो पता है कि इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, या ऑक्सीजन 2 है। अब आपको ये थोड़ी पता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे कंबाइंड हो रखा है। हो सकता है इस फॉर्मूले में OH हो और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ, बट रियल मतलब कितनी वास्तविक संख्या है, कितना क्या है, ये आपको अणुसूत्र से ही पता चलता है, क्योंकि अणुसूत्र में डिटेल के अंदर उसी सूत्र को बता रखा है। आपने स्टीरियो के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि कोई भी फॉर्मूला दे दिया कि आप इसके कितने वो बना सकते हो, कोई कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, या जैसे आपको कोई भी मतलब जैसे C6H12O6 ही दे दिया, खैर ये तो पता है अपन को ग्लूकोज का फॉर्मूला है, पर ऐसे ही कोई भी संख्या देने के बाद में वो ये बताते हैं कि इनसे कितने तरह के यौगिक बन सकते हैं या कितने तरह के मॉलिक्यूल्स टाइप के बन सकते हैं। तो वो फाइंड करना पड़ता है कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं इनके, है ना। ये थोड़ी स्टीरियो का है, स्टीरियो लैब असिस्टेंट के कोर्स में नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, आपको नहीं समझनी है और आपको इमेजिनेशन भी नहीं करना। तो अणुसूत्र का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुसूत्र से निम्न 2 जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पता क्या चलता है। तो अणु में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या पता चलता है ना। अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र ये होता है ना। तो n बराबर क्या हो गया, अणुसूत्र का भार अपन मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक है, अगर मान लो कोई आपको सवाल पूछे, सवाल के अंदर मूलानुपाती सूत्र का अणुभार दे रखा हुआ है ना, और आपको पूछे कि इसका अणुसूत्र बता दो, अणुसूत्र का भार बता दो, तो कैसे निकालोगे? उसको n से मल्टीप्लाई कर देना है ना। मतलब जो उसकी संख्या हो ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे n जो है वो परमाणुओं की कुल संख्या बता रहे हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के संगठन से प्रदर्शित करने की संक्षिप्त रीति है। इसमें क्या होता है ना कि अभिकारक होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो अभिकारक को जो होता है वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है और उत्पाद को राइट साइड में लिखते हैं। जैसे कि ये रिएक्टेंट हो गए, इन्होंने रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसे अपन रिएक्शंस लिखते हैं ना, ऑर्गेनिक में तो आपने बहुत सी देखी होंगी। तो इसको रिप्रेजेंट करना ही रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। अब दाईं ओर प्रदर्शित किए जाते हैं उत्पाद, और मैंने बता दिया लेफ्ट साइड अभिकारक लिखे जाते हैं और बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अब रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितनी प्रकार की होती है? तो दहन, संश्लेषण, अपघटन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, कई तरह की होती है, एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंबशन में क्या होता है ना कि दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे CH4+2O2 ने रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, तो ये दहन की रिएक्शन हो गई है ना। अगर आपको जल तथा कार्बन कैसे पहचानोगे? मान लो 4 रिएक्शन दे रखी है और आपको पूछा इसमें से कौन सी कंबशन रिएक्शन है, तो आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर आपको एज ए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या सरल यौगिक परस्पर मिलकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं। जैसे A+B है, यहाँ पे N2+3H2, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो सरल यौगिक होते हैं, बट जो अमोनिया होता है वो एक जटिल यौगिक हो गया ना। तो 2 सरल मिलकर क्या कर रहे हैं? जटिल बना रहे हैं। अपघटन क्या होता है? बिल्कुल संश्लेषण का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो जटिल बना है ना वो टूट के सरल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। एकल विस्थापन में क्या होता है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तत्व यौगिक में उपस्थित एक तत्व को ही मतलब धक्के मार के बाहर निकाल देता है। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर ने Ag को धक्का मारा, खुद ने उसकी जगह ले ली और Ag साइड हट गया। ठीक है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट में विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज वाला सिस्टम हो गया कि एक यौगिक, जैसे मान लो 2 यौगिक दे रखे हैं ना, उनमें से उनके एक अणु बोलता है मैं तेरी जगह आ जाता हूँ भाई, तू मेरी जगह आ जा। जैसे यहाँ पे AB+CD है, तो इसमें क्या हुआ है, जो D है ना
वो बी की जगह चला गया और बी जो है वो डी की जगह आ गया है, समझ गए। जैसे यहाँ पे 2NaCl प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पे जो Cl है ना उसकी जगह तो SO4 आ गया और SO4 की जगह Cl चला गया है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब रासायनिक समीकरण एवं रस समीकरण मिति के बारे में देखते हैं। तो रस समीकरण मिति क्या बताता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो जो अभिकारकों व उत्पादों की मात्रा के मध्य जो मतलब मात्रा बताता है कि मात्रा कितनी है अभिकारक और उत्पादों की, और क्या होती है ये अपन देखते किस में, संतुलित रासायनिक समीकरण के ही अंदर ही ये मात्राएं देखी जाती है। तो इसी को ही स्टोइकोमेट्री कहते हैं। इसको बहुत से लोग स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, कुछ वर्ड्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी जिससे किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस गुणांक का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना एक रिएक्शन दे रखी है 2H2 प्लस O2 2 गिव्स 2H2O। तो संतुलित रिएक्शन समीकरण से मतलब क्या है आपको मैं वो समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना रिएक्टेंट के अंदर, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 मोल दे रखे हैं ना, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। तो ये तो चलो मोलर अनुपात 2 मोल बन गए है ना। यहाँ पे देखिए जैसे कि हाइड्रोजन 4 है ना, 2H2 है तो हाइड्रोजन 4 ही हुए ना, और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन 2 हुई। तो 2H2O में देख लो 2 इंटू H2 में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए है ना। तो यही बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। और संतुलित रासायनिक रिएक्शंस में ही पता मतलब उसी में ही मात्राओं का पता लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि 2 मोल है, 1 मोल है और 2 मोल लिखा हुआ है। तो 2 मोल 1 मोल का मतलब मैंने आपको बताया था उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं ना। तो 2 इंटू इतना कर दिया, यहाँ पे 1 इंटू कर दिया, 2 इंटू कर दिया। उसके बाद में इन्होंने हाइड्रोजन मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन का 4 ग्राम बता रखे कि 4 ग्राम लिया, 32 ग्राम लिया, तो टोटल कर दिया 32 प्लस 4 तो 36 ग्राम बन गया। आयतन की बात हो रही है तो 2 आयतन, 1 आयतन, 2 आयतन है ना। तो आयतन तो यहाँ से ही पता कर रहा है, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 2। अब अपन ने STP पर बात की थी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है ना, अपन ने बात की थी। तो 2 इंटू 22.4 लीटर है ना। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 1 मोल जो होते हैं, 1 मोल अणु मिलकर 22.4 लीटर वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं ना। तो 2 इंटू 22.4 लीटर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक आयतन की जगह 22.4 लिखा है ना, तो 2 आयतन तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 1 आयतन है तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 कर लेना बच्चों, ठीक है। टाइपिंग एरर हो जाती है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। बाकी क्योंकि आयतन की जगह 22.4 लीटर लिख रहे हैं, बाकी जो है वो तो वैसे एज इट इज ही रहने वाला है ना। और यहाँ पे 22.4 लीटर इंटू 2 कर दिया है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि जो संतुलित समीकरण है उसका मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा डिटेल में चल रही हूँ, आई थिंक मुझे लगता है ऐसे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगी शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की। सीमांत अभिकर्मक है ना, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ मिलाया जाता है रिएक्शन के अंदर, जिससे हमें ये पता चल सके कि रिएक्शन में उत्पाद की मात्रा कितनी है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक प्रयोग किया गया है जिसमें आयरन और सल्फर की समान मात्रा ली गई है ना, 1-1 ग्राम, और एक साथ गर्म करके फेरस सल्फाइड बनाया गया है। तो मूल मात्रा की कितनी मात्रा अभिक्रिया के पश्चात शेष बचेगी, इन्होंने ये पूछा है। मतलब इसमें बताना है कि मूल मात्रा की कितनी मात्रा अभिक्रिया के पश्चात शेष बचेगी, मतलब क्या बचेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, आयरन बचेगा या सल्फर बचेगा, यही बताना है। तो फेरस के लिए आपको उसका वेट दे रखा है और बाकी सल्फर का भी बता रखा है। तो फेरस का 1 ग्राम लिया है, सल्फर का भी 1 ग्राम लिया है। तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं के अणुभार से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/55.85 और 1/32.10 है ना। तो इसमें आगे फेरस के आगे 0.
0.01790 मोल, जबकि इसके आगे 0.03115। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि फेरस के मोल ज़्यादा हैं या सल्फ़र के मोल ज़्यादा है ना। और जितने मोल होंगे ना, जितने फेरस के मोल होंगे ना, उतने ही सल्फ़र के मोल से रिएक्शन कर लेंगे, बाकी जो बच गए वो तो बच गए ना। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि फेरस के मोलों की संख्या सल्फ़र के मोलों से कम है ना। अतः इस अभिक्रिया में फेरस जो है सीमांत अभिकर्मक है, तथा अभिक्रिया में फेरस जो है वो मतलब जो आयरन है ना वो पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है। तो क्या बचा? ऑब्वियस है सल्फर बचेगा। तो अब हमें सल्फर की शेष मात्रा कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, जो सल्फर के मोल आए थे उनमें से अपन ने आयरन के मोल घटा दिए और जो बचा वो सल्फर का मोल बच गया। तो अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना है, इंटू 32.10 कर दिया, जो आया वो ग्राम में आंसर आ गया। तो आपको ये चीज़ ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब बेझिझक आप सोचोगे ऐसे सवाल नहीं आएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.55 मिलीग्राम होता है। 1 AMU के बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और अगर ग्राम में पूछे तो वो 10⁻⁻24 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था 1 AMU का वैल्यू पूछा जा सकता है। और मोल को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो ऑस्टवाल जी थे। अणुभार की निकालने का 2 इंटू वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी फॉर्मूला होता है। बाई चांस आपको वेपर डेंसिटी दे दे और उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। प्लाज्मा को द्रव्य की चतुर्थ अवस्था तथा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को द्रव्य को 5वीं अवस्था माना जाता है। तापक्रम परिवर्तन, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये सब काम में आता है। ये झामाझोल है, आप इसमें मत फंसो। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, है ना। परमाणु, आई होप मैं ट्राई करूँगी थोड़ा फास्ट चलें, क्योंकि अभी तो बहुत सारा पढ़ना है हमको। तो परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं जिनसे अणु बनते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण होता है। ये अपन ने पहले अभी पढ़ाई था और इसकी खोज का जो श्रेय है वो जॉन डाल्टन जी को जाता है। परमाणु में स्थायी मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन मिलते हैं, जबकि अस्थायी मौलिक कण के रूप में न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन उपस्थित होते हैं ना। अगर किसी ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर आपने न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह, न्यूट्रिनो वगैरह इनके नाम सुने होंगे। कैथोड किरणें क्या होती है? तो कैथोड किरणें बेसिकली क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई किरणें हैं ये। तो विलियम क्रूक्स तथा थॉमसन ने एक मतलब प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें निकल रही हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं? तिरोगामी ऋणावेश कणों मतलब इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती हैं। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम बता रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है वो ये बताया था। और किसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था? इन्होंने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद परीक्षण, मतलब तेल बूंद प्रयोग। तो उसमें इन्होंने डिसाइड करा था उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। कुलाम जो है वो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। तो E/m का अगर कोई वैल्यू पूछे तो 1.76 इंटू 10⁻11 कुलाम किलोग्राम इनवर्स होता है। उसके बाद में एनोड किरणें या धन किरणें। अब जैसे हमने कैथोड किरणें देखी थी, तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो तो ऋणावेशित होती हैं, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो वैसे ही एनोड किरणें जो होती हैं वो प्रोटॉन की बनी होती हैं ना। और ये गोल्डस्टीन ने खोजा था। मैं एक काम करती हूँ, जो मेन है मैं आपको सिर्फ वो बोल के बता देती हूँ, वरना ये ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप सोचोगे अरे बाप रे इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, और निकल लोगे, है ना, क्योंकि बोर भी होगे। क्या ही करोगे इसमें इसको देख के? फिर यही सोचोगे इससे तो अच्छा रील ही देख लेते हैं। बेटा रील्स काम नहीं आने वाली, है ना, एग्जाम में तो पढ़ाई ही काम आएगी। तो एनोड किरणें तो अनुपात हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक, अगर आपसे कोई पूछे कि है ना E/m का अनुपात किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक होता है। बाकी न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जेम्स चैडविक को जाता है। इन्होंने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। और उसके बाद में इन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज भी की है। तो मूल कणों के गुण आपको ये टेबल ऑन टिप्स होनी चाहिए, आपको कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का आपको आवेश पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है तो उतना ही होता है, बस ये पॉजिटिव में होता है। और बाकी खोजकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, न्यूट्रॉन,
तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, आपको पता होगा। और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो मतलब नाभिक में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये मान लो यहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पढ़ा होगा यार अच्छे से मॉडल, है ना। अब ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे। तो परमाणु मॉडल, तो परमाणु मॉडल में सबसे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लम पुडिंग जो मॉडल था उसमें उन्होंने क्या करा, ये सिर्फ मजाक के लिए कि थॉमसन साहब हो सकते हैं तरबूज खा रहे हो, तरबूज खाते खाते उनके दिमाग में एक चीज़ आई और उन्होंने बोल दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बात बताई थी कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। आपने तरबूज तो सबने खाया होगा, तो उसका जो रेड पार्ट है ना, उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं, तो वो उनको बोला गया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पार्ट वाला पूरा गोला है वो धनावेशित गोला है। ठीक है, ये मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसी वजह से फिर ये फेल हो गया। और उसके बाद में आए रदरफोर्ड साहब, उन्होंने दिया अपना नाभिकीय मॉडल। उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में किस चीज़ की बनी हुई पतली पन्नी यूज में ली थी। ठीक है, सोने की। उनको आई थिंक हो सकता है सोना बहुत पसंद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको याद रहे कि हंसते हंसते थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, बहुत देर से सीरियस वाली पढ़ाई चल रही है, तो सोचा थोड़ा सा जॉक क्रेक कर लेते हैं आपके साथ में। तो परत लगभग 100 नैनोमीटर मोटाई वाली थी और अल्फा कणों की बौछार के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए गए थे। रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट निकाले थे वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों के से कि जब बम्बार्डिंग करी, मतलब बौछार करवाई थी, तो बहुत सारी किरणें क्या हुई, डायरेक्ट निकल गई गोले में से, तो उनको लगा खोखला है। कुछ जो है वो टकरा के वापस मुड़ गई, तब उनको लगा अच्छा कुछ और भी है, तो उसको नाभिक नाम दिया था बाद में, है ना। परमाणु का केंद्र धनावेशित गोलाकार ठोस के रूप में होता है। परमाणु के इस केंद्र को नाभिक कहते हैं, ये भी उन्होंने ही बताया था। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेश को संतुलित करने के लिए नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक की त्रिज्या तो R0 8⁻⁴ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नाभिक की त्रिज्या का, आप याद रखना। R0 बराबर 1.3 × 10⁻13 सेंटीमीटर, ये R0 की वैल्यू दे रखी है, और ए जो है यहाँ पे वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि इन्होंने ना क्योंकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के गति करने से ऊर्जा में निरंतर कमी होती है। जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गोले के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं ना, वो जैसे जैसे चक्कर लगाते रहेंगे तो उनकी ऊर्जा में निरंतर कमी होती रहेगी, और अंत में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नाभिक में गिर जाएगा ऐसे, तो और ऐसे नाभिक में गिर गया तो परमाणु तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर परमाणु बचा कहाँ। तो परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं समझा पाए थे। इसके अतिरिक्त परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या इन्होंने नहीं की थी। उसके बाद में प्लांक साहब आए थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर असतत होता है ना। सतत मतलब कंटिन्यूस, असतत मतलब अटक अटक के, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन है ना या अवशोषण, वो कंटिन्यू होता ही नहीं है, वो फटाक से होता ही नहीं है, वो धीरे 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 होता है। अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एक निश्चित ऊर्जा के पैकेट अर्थात क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है, जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है। इन्होंने बोला कि एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा निकलती है, और उसको क्वांटा नाम दिया था। E बराबर h न्यू बराबर h c/λ, न्यू बराबर होता है आवृत्ति, और c/λ लिख सकते हैं। लेमड़ा यहाँ पे तरंग दे रही है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है। h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू है बहुत जगह काम में आती है। 3 × 10⁻34 जूल सेकंड। ई जो है वो फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब एक निश्चित आवर्ती न्यू की प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह से टकराती है तो ये किरणें अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, है ना। यदि इन किरणों की आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू नोड से कम हो तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, परंतु जब यह देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है। मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी तो ही मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, अगर मुझे इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड
आवर्ती है ना, देहली आवर्ती, जिसे अपन न्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर उसको जितना उसको चाहिए उससे अगर एक्स्ट्रा देंगे, मान लो कोई बच्चा बोलता है मेरे को तो भाई 2 बिस्किट के पैकेट दे दो, तब मैं ये सीट छोड़ के खाली करके चला जाऊँगा, है ना? और आपने उसको 3 बिस्किट के पैकेट दे दिए, वो खुशी-खुशी चला जाएगा, अरे वाह! 3 मिल गए, तो वो चला जाएगा। बट आप वो माँग रहा है 2 है, आप 1 ही दे रहे हो, मतलब 1 ही पैकेट दे रहे हो, तो वो काहे को जाएगा? वो बोला मैंने तो 2 में बात हुई थी, या 2 से ज़्यादा दो, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर न्यू नोट से ज़्यादा एनर्जी डाली, एनर्जी प्रकाश किरणें डाली आवर्ती की, मतलब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट अगर देहली आवर्ती से कम की डाली तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाला। देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि परंतु जब ये देहली आवर्ती से अधिक होती है, न्यू ज़्यादा है न्यू नोट से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। इसको आप लोग एच न्यू माइनस एच न्यू नोट से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे हाफ mv² बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, और एच न्यू बराबर धातु सतह से टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा, एच न्यू नोट बराबर देहली ऊर्जा या कार्यफलन, ठीक है, वर्क फंक्शन। बोर का परमाणु मॉडल, तो बोर साहब ने जो बोला था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर का परमाणु मॉडल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, ये किसने बताया था? बोर ने बताया था। जहाँ केंद्रीय बल एवं आकर्षण बल का मान समान होता है। अगर ये समान ना हो ना इन दोनों बलों का मान, तो पता है परमाणु बचेगा ही नहीं, इसलिए ये इनका समान होना बहुत ज़रूरी है, इनका इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो mv² बराबर अपॉन आर बराबर z² अपॉन r² होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π। पूर्ण गुणित का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि n बराबर 1 2 3 करके है, तो ये गुणित हो गया, h/2π का गुणा में चल रहा है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, तो वो निकालते हैं डेली बराबर E2 माइनस E1 करके, और ये एच न्यू के बराबर होती है। बोर सिद्धांत का स्पेक्ट्रमी प्रमाण, तो इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करने से उत्सर्जित ऊर्जा क्वांटाइज होगी। इसके अंदर क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण, मतलब ट्रांजिशन शो हो रहे हैं, तो उसमें जो उत्सर्जित ऊर्जा है क्वांटाइज होगी, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, यही मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। इसके अंदर ये आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, RS.Z² कॉस्टेक में 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर है ना, और RH यहाँ पे क्या है? रिडबर्ग नियतांक है, मतलब एक प्रकार का कॉन्स्टेंट है, और जिसका मान क्या होता है? 109678। आप ऐसे याद रखो, 109 678, 109 678, 2-3 बार बोलोगे। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होती है 109 678 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको ये चीज़ याद रहेगी, क्योंकि RH की वैल्यू आपको हो सकता है एग्जाम में मिल भी जाए क्वेश्चन में, या एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए, वो ना भी दे, है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आगे अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ होता है। तो आर के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मानों की समानता से सिद्ध होता है कि बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा है। मतलब आर का जो एक्चुअल में प्रायोगिक मतलब ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट मिला है वो, और सैद्धांतिक मतलब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना अपन पेपर पे कि भाई इतना आना चाहिए और इतना आया या नहीं आया, ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से। तो उन दोनों की वैल्यू में काफ़ी समानताएं थी, इस वजह से कहा जा सकता है कि बोर का ये जो सिद्धांत है वो सफल रहा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के बारे में, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुत सारी श्रेणियाँ होती है। लाइमन श्रेणी, बार्मर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी, ये कई तरह की श्रेणियों के नाम है ना। ये मोस्टली 6 प्रकार की हो गई हैं। यहाँ पे संक्रमण क्या होता है ना, ट्रांजिशन जो होता है वो N2 से N1 में होता है, क्योंकि जो N2 है वो उच्च ऊर्जा एनर्जी लेवल होता है, N1 में होता है, जिसकी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखो, मान लो ऐसे लेवल बना हुआ है ना, तो N1 बराबर 1 हो गया, N बराबर 2 हो गया, यहाँ पे इसके लिए 3 हो गया, इसके लिए 4 हो गया, इसके लिए 5 हो गया। तो जैसे कि N2 है ना, N2 से N1 में कोई ट्रांजिशन हुआ, मतलब N2 से N1 में कोई ट्रांजिशन हुआ, ऐसे वाला है ना। या फिर 3 से 1 में आया ऐसे, या फिर 4 से 1 में आया, तो ये कौन सी श्रेणी में जाएगा? ये लाइमन श्रेणी में जाएगा, है ना। बट अगर 3 से 4 में मतलब 3 से 2 में आया, है ना, 4 से 2 में आया और 5 से 2 में आया, ये किस में जाएगा? बामर में। ऐसे ही अगर 5 से 4 में आया, 4 से 3 में आया, 5 से 3 में आया,
अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, है ना? तो वो जाएगा पास्ट चरण में। ऐसे ही जब 5, 6, 7 लेवल से अगर फोर्थ लेवल में कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको ब्रैकेट श्रेणी में लेंगे, और अगर 6, 7, 8 से हो रहा है तो वो N1 बराबर 5 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो फुंड श्रेणी में जाएगा। आपसे बाकायदा ऐसा पूछा जा सकता है N1 बराबर 1, एक कोई ट्रांजिशन है जो N2 बराबर 2 से N1 बराबर 1 में आ रहा है, बताओ कौन सी श्रेणी होगी? तो लाइमन श्रेणी होगी। अगर कोई ट्रांजिशन N2 बराबर 5 से N1 बराबर 4 में जा रहा है तो कौन सी श्रेणी में वो ट्रांजिशन होगा? तो ब्रैकेट श्रेणी में होता है। आप ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें स्पेक्ट्रम में जो क्षेत्र है वो किस में मिलता है? आपको लाइमन और बामर के याद करने, बाकी तो चारों में ही अवरक्त है। अवरक्त मीन्स IR, इंफ्रारेड आपने सुना होगा। तो पराबैंगनी, UV विजिबल और दृश्य, ठीक है, सेम सा ही है। और इसके अंदर तरंग दैर्ध्य जो होती है, अब आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो वेवलेंथ होती है ना, मतलब तरंग दैर्ध्य, वो क्या होती है? मतलब एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती 1/λ होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी कम होती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तरंग दैर्ध्य कम होगी। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एक दूसरे के। तो तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो ये आपको याद रहे तो बढ़िया है, ना रहे तो कोई बात नहीं। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है पराबैंगनी में। दृश्य के अंदर 4000 से लेकर 7000 के बीच की बात होती है, और IR के अंदर 7000 से ज़्यादा की बात होती है ना। अब देखो बोर के परमाणु मॉडल के दोष। अब उन्होंने तो मॉडल दे दिया, उसमें कुछ कमियां भी थी। तो बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित दोष थे। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु एवं आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इससे संभव न हो सकी। इन्होंने ओनली हाइड्रोजन पे काम किया था, और इन्होंने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम के पास में 2 हो गए, लिथियम के पास में मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास में भी रहे, उनके लिए कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इन्होंने नहीं बताया था। बाकी स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन की व्याख्या भी इन्होंने नहीं करी थी। और जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो देखी है अपन ने, बामर श्रेणी वगैरह वाली, तो उसमें हाइड्रोजन में तो इसलिए विघटित नहीं होती क्योंकि और कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ना रिपल्शन होता है, ना टूटने फूटने का डर है, ना विघटन होता है। बट जेमान प्रभाव जहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो भी इन्होंने नहीं बताया था। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, तो इसमें एक लाइन याद रख लेना कि मुख्य स्थायी ऊर्जा स्तरों का उप ऊर्जा स्तरों में विभाजन, मतलब जो स्थायी ऊर्जा स्तर है उनके भी उप ऊर्जा स्तर होते हैं, ये इन्होंने बताया था। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है वही उसकी Z की वैल्यू होगी। किसी भी तत्व का परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जो परमाणु होता है जितने उसमें मतलब परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अतः उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अपन ने देखा प्रोटॉन की संख्या को Z भी बोला जा सकता है, तो Z प्लस N लिख दिया। ए बराबर द्रव्यमान संख्या, P बराबर प्रोटॉनों की संख्या, Z बराबर परमाणु क्रमांक, N बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु एवं न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान लगभग समान होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है इनके सापेक्ष नगण्य होता है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है। बट अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, निन्नु सा है, नगण्य है। ठीक है। इस प्रकार किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या एक के लगभग बराबर होता है। अब इसमें वही है कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो नहीं, एक सेकेंड। इस प्रकार किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या एक के बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, मतलब एक की वैल्यू के बराबर होता है। तो परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या लिख दिया। अब हमने देखा था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसका फॉर्मूला, मतलब वो उसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं का योग है, तो अपन ने देखा था कि A बराबर P प्लस N होता है।
या Z+N बोल सकते हैं, वही यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी वही है, परमाणु द्रव्यमान बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या में होते हैं। पूर्ण संख्या मीन्स 1 2 3 4 करके ऐसे पूर्ण होते हैं, कोई भी दशमलव में नहीं होता, मतलब पॉइंट्स में नहीं होते हैं। डी ब्रोगली संकल्पना, तो डी ब्रोगली साहब ने बोला था कि जो कण होते हैं ना वो तो द्वैत प्रकृति शो करते हैं, मतलब उनका तरंग वाला वेव नेचर भी होता है और उनका कण वाला नेचर भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो द्रव्य के सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि विकिरण की तरह कण एवं तरंग दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने ये साबित क्या किया, क्या कौन सी का समीकरण देख के किया था, इन्होंने बोला था लेमड़ा बराबर H/mv या लेमड़ा बराबर H/p। पी का मतलब यहाँ पे संवेग होता है, तो इन्होंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे लेमड़ा तरंग से रिलेटेड है और एम जो है मास है वो कण के द्रव्यमान से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला कि भाई दोनों तरह का व्यवहार शो करते हैं ये। तो जहाँ लेमड़ा बराबर तरंग दैर्ध्य, एच बराबर प्लांक कांस्टेंट है ना, एम बराबर द्रव्यमान है, वी बराबर वेग है, पी बराबर संवेग है, वगैरह वगैरह। बोर सिद्धांत एवं डी ब्रोगली संकल्पना में संबंध, आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बोर सिद्धांत और डी ब्रोगली संकल्पना में संबंध क्या है। तो 2πr बराबर एन लेमड़ा है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि एक टाइम पर किसी कण की स्थिति और उसका वेग नहीं बता सकते, ये असंभव है। कोई भी अगर भाग रहा है ना तो उसकी पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी वो यहाँ है, थोड़ी देर बाद में कहीं और होगा, उसके बाद में कहीं और होगा, तो कैसे बताएंगे पोजीशन और वेलोसिटी, कॉमन सेंस से वाला बात है ना। बाकी इन्होंने सही बात बोली थी ये। तो डेल पी या एम डेल वी या डेल एक्स से शो कर सकते हैं। तो ये है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है H/4π से। ये जो ये वाला चिन्ह होता है, इसका मुंह जिसकी तरफ खुला रहता है इधर बड़ा आएगा और इधर छोटा आता है, ठीक है। जहाँ डेल पी बराबर कण के संवेग में अनिश्चितता, डेल एक्स बराबर कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल वी बराबर कण के वेग की अनिश्चितता, एच बराबर प्लांक स्थिरांक तथा एम बराबर कण का द्रव्यमान होता है। विशाल पिंडों के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत उपेक्षणीय होता है, मतलब जो इस सूक्ष्म कण होते हैं ना उन्हीं पर ही ये लगता है, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो उन्हीं पे लगता है, कणों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप इंसानों पर लगाने लग जाओ। तो जो विशाल पिंड होते हैं ना, बड़े बड़े पिंड, उन पर नहीं लगता ये वाला सिद्धांत, वहाँ पे ये फेल हो जाता है। उपेक्षणीय मतलब वो पालना नहीं करते इसके। बड़े लोग हैं, क्यों मानेंगे इसके सिद्धांत को, उनका अपना अपना सिद्धांत होता है। ये सिर्फ मजाक था। क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल है ना, डी ब्रोगली व हाइजेनबर्ग ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को बताया था। श्रोडिंगर ने इन दोनों के सिद्धांतों से तरंग समीकरण दिया है जो निम्न। आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्रोडिंगर वेव समीकरण क्या है, तो आपको ये याद रखना है। ये किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल 8π स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, ये भी पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे लाप्लाशियन संकारक लिखा गया है, ये कम्यूटेटर होता है लाप्लाशियन, ये त्रिभुज उल्टा त्रिभुज जैसा ऐसा वाला चिन्ह जो है ना वो। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये भी समीकरण याद रहनी चाहिए, ये भी समीकरण याद रहनी चाहिए। आपको कोई भी 4 ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और करेक्ट है, ठीक है। जहाँ m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e बराबर कुल ऊर्जा, v बराबर स्थितिज ऊर्जा, साई बराबर एक्स वाई तथा जेड अक्ष में इलेक्ट्रॉन का आयाम, जिसे तरंग फलन कहते हैं। साई जो होता है वो तरंग फलन होता है, साई स्क्वायर जो होता है वो प्रायिकता बताता है। आपसे ये बाकायदा पूछा जा सकता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कौन बताता है, साई बताता है या साई स्क्वायर बताता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, साई स्क्वायर बताता है, साई नहीं बताता है। कक्षक क्या होते हैं? अब कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूमते हैं ना, वही कक्षक है। कक्षकों के प्रकार, तो परमाणुवीय कक्षक SPDF
संक्रित कक्षक, आपने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वहाँ पे ये sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 ये ऑर्बिटल्स काम में आते हैं। आणविक कक्षक आपने MOT पढ़ी होगी, तो वहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2pz पाई 2px पढ़ा होगा, वो आणविक कक्षक कहे जाते हैं। नोड क्या होती है? अब नोड वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो ऑर्बिट होता है, कक्षक होता है, और जहाँ पे मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते वो नोड होती है। ठीक है, तो त्रिज्य नोडों की संख्या जो नोड होती है वो 3 तरह की होती है। रेडियल नोड होती है, एंगुलर नोड होती है, 2 ही तरह की होती है ना। तो जो रेडियल नोड होती है उनको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1 और जो एंगुलर नोड निकालने का कितनी संख्या है अगर आपसे पूछा जाए तो जितनी l की वैल्यू होती है उतनी ही एंगुलर नोड की वैल्यू होती है। बाकी कुल नोड निकालने का फॉर्मूला तो n-l हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, कुल नोड बराबर इसको और इसको जोड़ दिया है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, इसको और इसको इन्होंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे l प्लस l से माइनस l कट गया तो n-1 बच गया ना, तो इसीलिए कुल नोड बराबर हो गया n-1। क्वांटम संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को नींद आने लग गई हो पढ़ते पढ़ते तो वीडियो बाद में कंप्लीट कर लेना, बट हल्के में मत लेना, ठीक है। मैं भी तो पढ़ा रही हूँ ना इतनी देर से, तो फिर आपको पढ़ना ही भी नहीं है। चाहे आप इस वीडियो को अपने हिसाब से 30-30 मिनट के अंतराल में देख लेना, कोई जरूरी थोड़ी एक साथ कंप्लीट करने की। वो तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि एक टॉपिक एक वीडियो में तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम कहाँ पे थे? क्वांटम संख्याओं पे थे, है ना। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी सामान्यतः ऊर्जा या स्थिति जिन 4 नियतांकों के द्वारा दी जाती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज की थी बोर्ड ने। ये मुख्य कक्षक k l m n को दर्शाती है। n का मान जो होता है वो पूर्णांक होता है, कभी भी n की वैल्यू 0 नहीं होती है। कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। आप ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आपको कोई n की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो आपको 2n² वाले फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। परमाणु का आकार बताती है, जहाँ r समानुपाती होता है n² के जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। जैसे n बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 हो गया, क्योंकि n क्या है, ऑर्बिटल को दर्शाता है ना। तो n बराबर 1 मतलब एक ऑर्बिट, 2 बराबर 2, 3 आपने ये बचपन में पढ़ा होगा k l m n, ठीक है। तो जितने ऑर्बिट्स होंगे ऑब्वियस है कि परमाणु का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा ना। तो द्विघांसी क्वांटम संख्या है ना, द्विघांसी क्वांटम संख्या को L से डिनोट करते हैं और इसको सोमरफील्ड ने दिया था। L का मान जो होता है वो 0 से n-1 तक होता है। उपकोष एवं उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या बताता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या क्या बताती है। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बराबर h/2π √L+1 होता है। n नॉट, यहाँ पे n और L की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यदि L बराबर 0 तो S होता है, S उपकोष है, L बराबर 1 तो P है, L बराबर 2 तो D है, और L बराबर 3 है तो F होता है। ये आपको मैं बताती हूँ कैसे याद रखना। एक काम करना, S P D F लिखना है ना, और 0 1 2 3 लिखना। अगर L की वैल्यू 0 है तो S होगा, L की वैल्यू 1 है तो P होगा, S की वैल्यू 2 है तो D होगा, S की वैल्यू L की वैल्यू 3 है तो F होगा, ठीक है। L की वैल्यू 0 तो S, L की वैल्यू 1 तो P ऑर्बिटल उपकोष, और L की वैल्यू 2 तो D उपकोष, L की वैल्यू 3 तो F उपकोष। हो गया याद? एक दो बार अपने नोट्स में लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। S P D तथा F कक्षकों की आकृतियाँ कैसी होती है? तो S जो होता है वो गोलाकार होता है, S जो होता है वो ऐसा गोलाकार होता है। P जो होता है वो डमलाकार होता है, आपने देखा भी होगा। जो D होता है वो डबल डमलाकार होता है, ऐसे और ऐसे। बाकी F कक्षक बनाना बहुत जटिल है, इसमें लिखा हुआ भी है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें ऐसे 6 होते हैं तो वो बहुत ही होच पोच हो जाएगी, रहने दो, इतनी माथापच्ची करनी जरूरी नहीं है ना। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या की जो खोज करता है वो लिंडे साहब है। इन्होंने m से डिनोट किया है इनको, और ये जयमान प्रभाव की व्याख्या करती हैं।
इसका मान -L से +L तक हो सकता है। मान लो किसी के लिए L की वैल्यू 1 आई तो -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। m का कुल मान 12 + 1 होता है जो कक्षकों की संख्या में बताता है, संख्या भी बताता है। S उपकोष 1 कक्षक, P उपकोष 3 कक्षक, D उपकोष 5 कक्षक और F उपकोष 7 कक्षक। आपने देखा होगा S में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऐसे बनाते हैं, P में भरते हैं तो ऐसे बनाते हैं, PX, PY और PZ। ऐसे ही D में 5 बनाते हैं, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर, है ना, DXY, DYZ, DXZ। तो ये कहाँ से पता चला अपन को? ये M की वैल्यू से पता चलता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करती है कि कक्षक किस तरह से ओरिएंटेशन किस तरह से होगा उनका चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर को यूलेन बेंक ने बताया था। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ये संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को बताती है और ये बताती है कि चक्रण दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, मतलब +½ है या -½ है। इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसके लिए मान लो S की वैल्यू +½ है ना, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी -½ समझ गए? तो किसके लिए क्या चक्रण की क्या वैल्यू है वही ये बताती है, ये वाली क्वांटम संख्या। चक्रीय कोणीय संवेग बराबर h/2π √SS+1। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षों या उपकोषों में किस तरह का वितरण है ना, तो वो वितरण के बारे में बताता है कि किस तरह से ये मतलब 1s2 होगा या 2s2 होगा या 2p6 होगा, ऐसे बंटवारा किस तरह से हो रखा है वही चीज़ बताता है। अफबाउ सिद्धांत में क्या है ना कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, मतलब जिसके अंदर ऊर्जा जिसकी सबसे कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि और अगर मान लो ऊर्जा का निर्धारण कैसे करेंगे, अब हमें कैसे पता कि किसकी ऊर्जा सेम है? तो n+L की वैल्यू से पता करते हैं। n+L की वैल्यू का मान जिसके लिए कम होता है, ऊर्जा उसी की कम होती है, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। बट अगर यदि 2 कक्षकों के लिए n+L का मान समान हो जाए तब क्या करना है? तो तब नया इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। जैसे यहाँ पे 2s और 2p का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बताया था मैंने S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे n+L करना है ना, तो 2s के लिए L की वैल्यू तो 0 ही है, तो n की वैल्यू 2 आई तो n+1 2 आ गया, और यहाँ पे तो L की वैल्यू 3 आई चुकी है ना। तो इसमें n+L की वैल्यू कहाँ कम आई है? इसके लिए आई है ना, 2s के लिए, इसी वजह से 2s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 3s में जाता है। अब आप इसको याद कर सकते हो ऐसे त्रिभुज सा बना के कि सबसे पहले 1s में, उसके बाद में 2s 2p में, फिर 3s 3p में, उसके बाद में 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, 4d में, 5p में, फिर 6s में, 4f 5d। तो आप ऐसे करके याद रखोगे तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि किसके बाद में कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है। और ये तो आपको पता ही होगा कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक जो अपन बनाते हैं ना ये वाला, इसके अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं ना। तो S में 1 होता है 2 भर सकते हैं, P में 3 होता है तो 6 भर सकते हैं, D में 5 होता है तो 10 भर सकते हैं, F के अंदर 7 होते हैं ऐसे डिब्बे, तो अपन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो पाउली का अपवर्जन नियम, है ना, तो परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है, ये पाउली ने बताया था। पाउली का अपवर्जन नियम में यही बताया था पाउली ने कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए एक परमाणु के, तो उनके चारों क्वांटम संख्या जो अपन ने अभी पढ़ी थी ना, उनका सबका सेम नहीं हो सकती वैल्यू। आपको स्टेटमेंट देके ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो
आपको ये ध्यान रखना है ना। एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया था। विभिन्न उपकोषों में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने आपको बताया था, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड ने कहा था समभ्रंश कक्षकों में प्रत्येक कक्षक प्रारंभ में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाएगा, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होगा। जैसे कि मान लो ये P का कोई कक्षक है ना, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, मतलब अर्धपूरित हो गया है ना, आधा भर चुका है। इसके बाद में यहाँ पे इनका युग्मन शुरू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ये 2 आएंगे, ये खाली रहेंगे, फिर इधर आएगा, फिर खाली रहेगा, ऐसा नहीं होता। सब में एक एक, उसके बाद में डबल। पहले ये सिंगल रहते हैं, उसके बाद में ये डबल होते हैं, ठीक है। तो हुंड के नियम की अनुपालना जैसे यहाँ पे 1s2 2s2 2px1 और 2py1 इसमें हुई है, और उल्लंघन हो गया जैसे यहाँ पे, क्योंकि 2px2 मतलब px में ही 2 भर गए भाई, py और pz खाली है, अभी वहाँ पे 1 1 जाएगा, उसके बाद में px में वापस आएगा, ठीक है। अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व है। तो एक ही उपकोष के अर्धपूरित कक्षकों जैसे P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, एवं पूरित कक्षकों जैसे D6 D10 F14 का स्थायित्व जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न है कि सिमेट्री। एक तो इनमें सममितता होती है कि सारे ही भरे हुए हैं ना, एवं उच्च इलेक्ट्रॉन विनिमय ऊर्जा के कारण अधिक होता है। क्योंकि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का विनिमय करना चाहेंगे ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो कौन देना पसंद करेगा, है ना। तो स्थायित्व है। विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज समस्थानिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के विभिन्न कण जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 1H1 है, तो ये जो नीचे लिखा गया ना 1 1 1, ये परमाणु क्रमांक है। जो ऊपर लिखा गया है 1 2 3, ये द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या तो किससे मिलकर बनी होती है, अपन ने देखा था ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो और ये परमाणु से क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही परमाणु क्रमांक होता है। और P+N को अपन ने A से शो किया था, याद आया कुछ। तो ऐसे ही जैसे 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, ऐसे ही क्लोरीन का 17 मतलब 35 क्लोरीन मान लो, 37 क्लोरीन मान लो। तो ये आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट जो नेचर में देखने को मिलते हैं। अब देखो संभारिक क्या होते हैं। तो आपको कोई भी ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें रिलेशन क्या है, कि ये समस्थानिक होंगे या संभारिक होंगे या सम न्यूट्रॉनिक होंगे, है ना, आइसोडायफर्स होंगे या सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो संभारिक क्या होते हैं, संभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न होता है एवं द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये बिल्कुल आइसोटॉप्स के उल्टे होते हैं आइसोबार्स। उसमें क्या था, परमाणु क्रमांक सेम था, बट जो द्रव्यमान संख्या थी वो अलग अलग थी। इसमें द्रव्यमान संख्या जो है वो सेम है, बट इसके अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक, इसमें क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक में भिन्नता होती है, ठीक है। तो 6C14 हो गया, 7N15 हो गया, 8O16 हो गया, है ना। तो सब न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो 14 अगर ऊपर लिखा रखा है द्रव्यमान संख्या, तो ये किसके बराबर है, P+N के बराबर है ना। P+N के बराबर हो गया। अपन को किसकी संख्या निकालनी है, N की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, P माने परमाणु क्रमांक हो गया, मतलब जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है। तो P यहाँ पे 6 दे रखा है क्योंकि परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 बता रखा है ना। तो N बराबर हो गया, N की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली, 14 - 6 कर दिया, है ना। तो 8 आ गए, है ना। अब ऐसे ही अपन ने 15 - 7 करा नाइट्रोजन के लिए, फिर से 8 आ गए। तो मतलब जो 6C14 और 7N15 है, इनके लिए नाइट्रोजन की संख्या क्या हुई बच्चों, सेम हो गई। समझ में आ गया। तो इसलिए अपन इनको कह सकते हैं कि ये जो है वो सब न्यूट्रॉनिक हो गए आपस में, इनका रिलेशन बता सकते हैं। आइसोडायफर्स स्पीसीज जिनके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है आइसोडायफर्स कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फटाफट। जब nवें ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में आता है, आद्य मतलब ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या बराबर n(n-1)/2 होता है। और n यहाँ पे क्या है, वो ऊर्जा स्तर जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है ना।
हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तरों का क्रम क्रम क्या होता है वो आपको याद रखना है कि 1s, उसके बाद में 2s 2p आता है, फिर 3s 3p 3d आता है, फिर 4s 4p 4d 4f आता है। इसमें क्या है ना 2s और 2p की इक्वल ऊर्जा बता रखी है, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको रिपेल करने वाला कोई नहीं है, तो कहाँ से मतलब चेंज हुए। जबकि आपने देखा होगा 3D एलिमेंट्स के अंदर जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो बट जाते हैं, है ना। आपने ये वाले इनकी बात कर रही हूँ मैं, ये देखो याद आएगा, कुछ कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। ये 5 होते हैं डी के ऑर्बिटल, है ना, ये EG और T2G में टूट जाते हैं। आया कुछ याद? बस यही बता रही थी। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है इनकी। तो ना अपन ने ये देख लिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तरों का क्रम। अगर आपको मैं को लगे कि यार मैं बहुत डिटेल में चले जाती हूँ समझाते समझाते, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आपको जितना आ रहा है आप उतना समझिए, बाकी अपनी बुक से पढ़िए। आपको अच्छे से, आपको अगर आप बुक से खुद पढ़ोगे ना तो वो आपकी खुद की मेहनत होगी, राइट। आपको वहाँ पे जो डाउट भी है या जो समझ में भी नहीं आएगा ना, आप देखना अगर बुक का आपने 2 बार भी रिवीजन कर लिया ना, आपको वो चीज़ें माइंड में बैठने लग जाएंगी। और मेरी वीडियो से तो थोड़ी बहुत तो हेल्प हो जाएगी, इतना तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। बाकी अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो, या मैं जो कोशिश कर रही हूँ इस चैनल पे जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने की, मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि मेरे से जितना हो पा रहा है, क्योंकि हर तरह शुरुआत में आपको पता है कि शुरू 0 से ही करना पड़ता है। अभी इतने फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँ या वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ या इतना टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक मतलब मैं को भी तो मेरा कुछ खुद का पढ़ना होता है, आप समझ सकते हो। जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वैसे मैं भी तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ ना। मेरा भी बीएड फाइनल ईयर चल रहा है तो मुझे भी पढ़ना होता है, बट फिर भी मैं आपका टाइम निकाल के आपके लिए जो भी है पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि मैंने भी एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, तो मुझे पता है मेरी केमिस्ट्री अच्छी है और मेरी इससे और अच्छी हो सकती है, तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो चलो दोनों पढ़ते हैं, है ना। बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए, वरना लेक्चर बहुत बोरिंग सा हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करना, थोड़ा अच्छा लगता है जब लोग आप कमेंट करते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दो, अपने कोई दोस्त लोग हैं कॉन्टैक्ट में जो लाइव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको शेयर कर दिया करो वीडियो। अब ज़्यादा है तो अपने फैमिली मेम्बर्स से सब्सक्राइब करवा दो यार, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि यार कोई देख ही नहीं रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। हाथ ताली दोनों हाथों से ही बजती है, थोड़ा मैं करती हूँ आपके लिए, थोड़ा आप मेरे लिए करो। चलो, बीच में बात खूब बोली, अब वापस पॉइंट पे आते हैं। तो नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और अनंत पर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है तो वो शून्य होती है। और 1 म्यू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये अपन ने पहले भी देख लिया था। ऊर्जा का क्रम क्या होता है? देखो, ऊर्जा का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं ना तब तो ये सबसे पहले बताया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एनर्जी जो होती है वो आवर्ती के तो समानुपाती होती है, बट जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, वही इसमें लिखा गया है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो कॉस्मिक किरणों की होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लैम्डा किसकी होती है तो वो कॉस्मिक किरणों की होती है, क्योंकि इनमें उल्टा रिलेशन है। उसके बाद में गामा किरणें आती हैं, उसके बाद में एक्स किरणें आती हैं, उसके बाद में यूवी रेज आती हैं, फिर विजिबल रीजन आता है, उसके बाद में इंफ्रारेड आती है, उसके बाद में रेडियो वेव्स आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लेमड़ा की वैल्यू है वो रेडियो वेव्स के लिए हो जाएगी और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव के लिए हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक किरण के लिए। बोर त्रिज्या तो Rn बराबर 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ये हो गई आपका बोर त्रिज्या। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बाई चांस आपको किसी की एन की और जेड की वैल्यू दे के आपको त्रिज्या पूछ ली तो इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या बताई है? -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और या फिर आप परमाणु भी बोल सकते हो, जहाँ Z बराबर परमाणु क्रमांक होता है तथा n जो होता है वो कक्ष की संख्या को बताता है। नोट डाल क्या होता है?
अब देखो, जैसे हमने नोड्स पढ़े थे ना कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है वो नोड्स होती हैं, वैसे ही नोडल प्लेन होता है। जैसे एस है, अब एस में तो हर जगह ही इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये तो गोलाकार हो गया, तो ये इसमें नोडल प्लेन जीरो। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डमलाकार होता है, तो यहाँ से जो प्लेन जाएगा ना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये क्या बताते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तो एस वाला था, ये पी वाला था। ऐसे ही अगर अपन डी की बात करें तो डी में देखो ये हो गए दो, है ना। तो यहाँ से जो प्लेन जाएगा, यहाँ से जो प्लेन जाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इधर 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 रहते हैं, है ना। तो डी में नोडल प्लेन दो होते हैं, पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन वन होता है, एस के अंदर जीरो होता है, एफ के अंदर तीन होते हैं। आपसे संख्या पूछी जा सकती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में ई के मानों के अनुरूप तरंग फलन साई के अनेक विशिष्ट मान होते हैं जो आइगन फलन कहलाते हैं। आइगन फलन क्या होता है, तो तरंग फलन के एक विशिष्ट मान होते हैं जिनको आइगन फलन बोलते हैं। अब देखो, हमें तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीयता के बारे में पढ़ना है ना। तो तत्वों के वर्गीकरण हेतु प्रारंभिक प्रयास किसने किया था। बच्चों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, 1.5 घंटे की हो चुकी है। अगर और ज़्यादा लंबी हुई ना ये वीडियो तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी एक क्लास लेने वाला है। देख के ही भाग जाओगे यार कि मैम ने इतनी बड़ी वीडियो डाल दी, कैसे कंप्लीट होगी। तो एक काम करती हूँ, ये टॉपिक यहीं रखती हूँ, पक्का इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि 30 तारीख से पहले आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगी, तो ट्रस्ट मी करवा दूंगी, ठीक है। बाय बाय। और हाँ, अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए। सब्सक्राइब पक्का करके चैनल और अपने यार दोस्तों से भी करवा दो यार। बाय बाय।